हेलो एंड वेलकम टू अदिति ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, क्लास 10th की ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब चीज़ समझेंगे। इनफैक्ट हम पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझेंगे। सो अगर और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें। और नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपको पता है कि रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, और जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे मशीन से हम कोई भी चीज़ को, रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो व्हाट रोल डज मैन्युफैक्चरिंग प्ले इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी। सो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्किल एज वेल एज अनस्किल्ड पर्सन। एम्प्लॉयमेंट तो नौकरी देता है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से बनता है उसको हम फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हमें पैसा आता है, उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। देन थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन लैंड। तो लैंड पे जो आपको पता है कि इंडिया एक प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्री है और ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इवन एग्रीकल्चर में हम देखते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री लगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर लगाया जाता है तो लोग वहाँ से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे और इससे एग्रीकल्चर पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है पॉपुलेशन का वो कम हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेली नीड के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसे बहुत सारी चीज़ बनाता है जो कि हमारे डेली नीड के लिए ज़रूरत पड़ता है और हम उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि इंडस्ट्री जो होता है नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइज करके फिनिश गुड बनाता है जो कि हम खरीदते हैं, और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड सो दैट it reaches to the consumer and also it add to the country's development. So these are the importance of manufacturing है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किस तरह हाउ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को हेल्प करता है। यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। सो पहला तो हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री सच एज जूट, कॉटन, शुगर केन। ये सारे इंडस्ट्रीज है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है और ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सो इस तरह से एग्रीकल्चर हेल्प इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच कैन बी यूटिलाइज बाई इन इंडस्ट्री। तो दूसरा पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो भी सेविंग होता है लोगों का, जो भी पीजेंट्स वगैरह या फार्मर वगैरह सेव करते हैं, वो पैसा इंडस्ट्री लोन लेता है बैंकों से और इस तरह से यूटिलाइज करता है मशीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में। तो इस तरह से एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड फूड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो जो एग्रीकल्चर में फूड प्रोड्यूस होता है और इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करता है। सो इन दिस वे एग्रीकल्चर हेल्प इंडस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। इंडस्ट्री प्रोवाइड इनपुट टू एग्रीकल्चर सच एज फर्टिलाइजर। अब एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज होता है, पेस्टिसाइड यूज होता है, ट्रैक्टर यूज होता है, ये कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से ही आता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि ज़रूरत होता है इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ट्रैक्टर हो गया, आप सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम, थ्रेशर हो गया, ये सब चीज़ जो होता है वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, रेलवे हो गया, ट्रक हो गया, ऑल दीज थिंग्स दैट इज़ नीडेड, विदाउट दैट एग्रीकल्चर कैन नॉट डेवलप। जैसे मान लो जो सामान खेतों में बनता है उसको मार्केट पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रक चाहिए। ट्रक कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से आता है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रोड, railway, all these things are provided by industry only. It can absorb surplus labor or workers
ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। देखो अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा लेबर है, वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में, और अननेसेसरी प्रेशर है लैंड पे, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है फिर भी लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, तो ऐसे लोग दे कैन गो एंड ज्वाइन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड देयर वे इट प्रोवाइड जॉब टू दीज पीपल, और इस तरह से सरप्लस लेबर को एब्जॉर्व करता है, वर्कर्स को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, सो हमें समझ में आया कि क्या है, किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करता है, किस तरह इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। तो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है कंट्री के नेशनल इकोनॉमी यानी कंट्री के इकोनॉमी में हेल्प करता है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अबाउट 17% ऑफ जीडीपी। ठीक है, 17% ऑफ जीडीपी दैट कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो बहुत ज़्यादा है वैसे कंट्रीब्यूशन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। सिंस 2003 इंडस्ट्रीज हैव ग्रोन एट द रेट ऑफ 9 to 10%। सब्सटेंशियल ग्रोथ है ये, कोई भी कंट्री का कोई एक सेक्टर इतना ज़्यादा फास्ट रेट में डेवलप हो रहा है, स्पेशली इंडिया जैसा कंट्री का। दिस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। थर्ड है, सो एक मैंने बताया जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। थर्ड है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी पहले कम था, तो NMCC इस्टेब्लिश किया गया, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स का, तो इसको ध्यान रखना आप। और ये सेटअप किया गया जिससे कि हम इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। और फोर्थ है, दे हैव रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। अगर मान लो इंडस्ट्री जॉब प्रोवाइड करता है तो लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में आते हैं, और ये अच्छी बात है कोई भी कंट्री के लिए, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर में प्रेशर कम हो जाता है। मोर ओवर अननेसेसरी लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी होता नहीं है कुछ भी। जैसे मान लो कि 100 लोग लगे हुए हैं एक प्लॉट ऑफ लैंड में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें 50 बाहर कर दें तो 50 लोग भी उतने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 50 लोग बेकार लगे हुए वहाँ पे। तो ऐसे लोग इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हैं, और इस तरह से दे कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम ये देखते हैं। सो एक तो क्लोज एसोसिएशन विद एग्रीकल्चर, आपको पता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, और इस तरह से अगर वो इंडस्ट्री प्रोग्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे एग्रीकल्चर भी बेटर होगा और इंडस्ट्री भी बेटर होगा। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द फार्मर के लिए एक जीने खाने का सहारा है। जैसे कि कॉटन बॉल हो गया, प्लकर्स हो गया, वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सोइंग, ये सारे जो वर्कर्स हैं इन सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, उनको नौकरी मिलता है। तो इस तरह से एक फ़ायदा है एग्रीकल्चर के लिए। डिमांड क्रिएटिव, सो कॉटन टेक्सटाइल इज़ अ डिमांड क्रिएटिव इंडस्ट्री दैट इज इट सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज। देखो व्हाट डू मीन बाय डिमांड क्रिएटिव, अगर मान लो कॉटन इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो बहुत सारे और भी चीज़ का डिमांड बढ़ना शुरू होता है जो कि इससे रिलेटेड है। जैसे कि केमिकल्स हो गए जो डाई करने के लिए काम आता है, वो इंडस्ट्री फिर का डेवलपमेंट होता है। डाई करने का इंडस्ट्री होता है, वो पैकेजिंग हो गया, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क, डिज़ाइन वगैरह करना, ये सब चीज़ का भी एक तरह से डिमांड बढ़ने लगता है और उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सपोर्ट करता है ऐसे इंडस्ट्री को जो कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री को। ठीक है, सो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि नौकरी प्रोवाइड करते हैं, वो तो हमने देखा। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ स्किल एंड अनस्किल पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सही है, नौकरी प्रोवाइड करता है। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स इन देयर होम। अब खादी जो होता है एक तरह से होम मेड कपड़ा होता है, और जो हर घर में बनाया जाता है स्पिनिंग व्हील के थ्रू, तो ये भी एक तरह से हर घर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसका थर्ड पॉइंट है इसका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जब हम ये इंडस्ट्री एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, सिर्फ एक ही जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि इट इज स्प्रेड टू scattered everywhere in the country down to the village level. So the industry helps the industrial decentralization of 90% of weaving, cutting and processing is in the decentralized sector. Decentralized घर में काम होता है, छोटे छोटे स्केल में हर जगह
इसका काम हो रहा है। सो ये भी एक एडवांटेज है, जिससे कि गांव-गांव तक नौकरी नौकरी पहुंचा रहा है, ये नौकरी लोगों को मिल रहा है, लोगों को काम करने का जरिया मिल रहा है। सो ऑल दीज आर बेनिफिट ऑफ इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि गिव एनी 5 फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, सो यू कैन रिलाई अपॉन दिस। पहला क्वेश्चन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो क्वेश्चन ये है कि हम कभी भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के पहले क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब आपको पता है कि अगर हम इंडस्ट्री वहीं सेटअप करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। रॉ मटेरियल कच्चा माल, वो चीज़ जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करके सामान बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कमोडिटी बनाते हैं। सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई एट अ चीप रेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक तो आपके पास आई मीन इंडस्ट्री या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है वहीं खोलना चाहिए। उसके बाद इतना नहीं बल्कि वहाँ पे रेगुलर सप्लाई हो रॉ मटेरियल को, और दैट टू एट अ चीप रेट। सो दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दूसरा यह है कि दूसरा तो पहला हम ये ध्यान रखते हैं जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं से सेटअप करते हैं। लेबर भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में मिल में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, और स्किल और अनस्किल दोनों वर्कर चाहिए। तो हम जनरली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहीं सेटअप करते हैं जहाँ पे रेगुलर का लेबर का सप्लाई हो। नेक्स्ट है कैपिटल मतलब पैसा। देखो इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, सो बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है जहाँ पे कि वो अपने क्रेडिट को जो भी पैसा चाहिए वो लोन पे मिल सके उनको। सो इवन बिफोर सेटिंग अप इंडस्ट्री वी लुक फॉर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज अवेलेबल नियर बाई, सो दैट वी कैन इजीली गेट द लोन फ्रॉम देम। और नेक्स्ट है पावर मतलब होता है बिजली। सो ऑल प्रोडक्शन यूनिट डिपेंड अपॉन वन और अदर सोर्स ऑफ पावर, लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, एक्सेप्ट प्लेन इंपॉर्टेंट हो। तो जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल होता है आमतौर पे वहीं पे इंडस्ट्री खोलती है। मार्केट, गुड प्रोड्यूस्ड नीड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई। तो एक तो ये है कि मार्केट भी चाहिए क्योंकि हम आसानी से सामान को बेच सकें, सो दैट इज ऑल्सो वी नीड मार्केट। सो ये कुछ फैक्टर है, 5 पॉइंट है। 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि हम कहाँ पर इंडस्ट्री खोलें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है वैसे, मैंने अभी बताया था शुरू में क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेफर्स टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ मशीन वर रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है। हम क्या है कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेकेंडरी सेक्टर है, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है जो कि डील करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, सामान बनाता है, चीज़ बनाते हैं, कमोडिटी बनाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और दूसरी बात है कि क्या वो किसका हेल्प लेता है, मशीन का हेल्प लेता है बनाने में। उसके बाद ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, वैल्यूएबल गुड में। जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी को हमने लेके आ गए आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और वहाँ पे उसको चेयर में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से लकड़ी जो था वो 200 रुपये का था, बट चेयर विल बी सोल्ड एट 500 रुपये। सो इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन एडिंग वैल्यू टू समथिंग, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑन इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है कि आपको कहाँ से क्या यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जिसका रॉ मटेरियल जो होता है एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में तो वो इंडस्ट्री जैसे जिसका रॉ मटेरियल जो होता है माइन से आता है और मिनरल्स यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल। तो इसमें आपको ये जो होता है पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री हो गया, कॉटन का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से कॉटन, ठीक है। उसी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में तो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, इनका रॉ मटेरियल माइन से आता है इसलिए इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू 2 कैटेगरी, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ ईच कैटेगरी। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लग रहा है उसके बेसिस पे। तो जो अगर स्मॉल स्केल हो गया और लार्ज स्केल हो गया, स्मॉल स्केल में तो जो कि देखो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़ रुपीज़, दे प्रोड्यूस लाइट कंज्यूमर गुड्स लाइक। तो हम ये आप ये याद रखना है कि 1 करोड़ रुपीज़ या उससे नीचे अगर कोई भी इंडस्ट्री में पैसा लगाया तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये जो थे लाइट इंडस्ट्री होते हैं जो कि जैसे फ़ैन बनाना हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ देन दैट इंडस्ट्री बिकम ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो सिंपल सी बात है, इसमें 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ से नीचे हो गया।
नेक्स्ट है, तो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेके। नेक्स्ट है ऑन क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट of raw material and finished goods into two category, mention any two features of each category। so ठीक है, so पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, मतलब कितना सामान ढोया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके बेसिस पे, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हैवी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिनका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही हैवी होता है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, और ये गुड्स वो गुड्स बनाते हैं जो कि दूसरे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जैसे मशीन बना रहे हैं मान लो, मशीन थोड़ी ना डायरेक्टली लोग बाई करके कंज्यूम करते हैं, रादर इट इज़ बॉट बाई बिग इंडस्ट्रीज, और उस इंडस्ट्री में जो सामान बनाता है वो हम खरीदते हैं, ठीक है। दे सेटिस्फाई आवर नीड डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली। जैसे मान लो कि ये इंडस्ट्री वो चीज़ बनाते हैं मशीन वगैरह जो कि दूसरे इंडस्ट्री यूज़ करते हैं और वो सामान बनाते हैं जिसको हम खरीदते हैं। सो दूसरा है कि ये हो गया हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री जो होता है दैट यूज ए लाइट रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो सामान बनता है, बल्ब हो गया, आई मीन मेनी अदर थिंग्स हो गए, वो सारे चीज़ जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। दूसरी बात है कि ये लाइट गुड प्रोड्यूस करते हैं, इनके रॉ मटेरियल भी हल्के होते हैं। और टू फैक्टर दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक बल्ब, पेन, ये कौन सा है आपका लाइट इंडस्ट्री का है। दे प्रोड्यूस गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट डायरेक्टली, और आमतौर पे यहाँ पे लाइट इंडस्ट्री वो गुड्स बनाते हैं जो कि हम डायरेक्टली खरीद के यूज कर सकते हैं एज ए हाउस होल्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एग्लोमरेशन इकोनॉमी। सर एग्लोमरेशन इकोनॉमी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो जो कोई इंडस्ट्री अपना जब कोई बिजनेसमैन अपना इंडस्ट्री ऐसी जगह पे खोलता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पे होते हैं, तो उस और सारी इंडस्ट्री होने का जो फ़ायदा होता है उस इंडिविजुअल बिजनेसमैन को, उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है, मेनी इंडस्ट्री दैट टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, लाइक मार्केट है वहाँ पे, सर्विसेज आर नोन एंड सो मार्केट एंड सर्विसेज आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है। सो मैंने समझाया क्या होता है कि अगर मान लो बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ रहते हैं तो उसका वजह से मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, उसे एक ट्रक नहीं हाफ ट्रक गुड्स रॉ मटेरियल मंगाना है, तो वो ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लो 2-3 इंडस्ट्री कुछ रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, तो जो भी लाने का खर्चा वो 3 में बढ़ जाएगा। इस तरह से उस इंडस्ट्री वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उनको फ़ायदा हो सकता है। इस फ़ायदे को बोलते हैं एग्लोमरेशन इंडस्ट्री। एग्लोमरेशन मतलब होता है कि एक ही जगह होना, एक जगह होने से जो इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है उस जो इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलता है उस फ़ायदे को बोलते हैं हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल क्या प्ले करता है, की रोल। देखो रोल एक तो की इंडस्ट्री हो गया और दूसरा जो हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया। की इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्री सप्लाई द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आयरन स्टील हो गया, दूसरा है कॉपर स्मेल्टिंग हो गया। यहाँ पे ये बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ये वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे कि दूसरा चीज़ बनाया जा सके। और कंज्यूमर इंडस्ट्री जो होते हैं, दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स जो कि लोग हम डायरेक्टली खरीदते हैं और खरीद के यूज करते हैं। पेपर हो गया, शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, दीज आर द कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री बिकॉज दे प्रोड्यूस दोज कमोडिटी विच कैन बी परचेज बाई पीपल डायरेक्टली एंड कैन दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। बट जो बेसिक इंडस्ट्री होता है वो ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो ऐसा चीज़ बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री फैक्ट्री और हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी का, सो हम इसका एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, क्यों, बिकॉज 14% जो है वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसी से आता है। 14 मैंने पहले बताया था इसमें। उसके बाद एक तो एम्प्लॉयमेंट देता है, ये भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में हमें 24.6% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो होता है वो कहाँ से आता है, इससे आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग से आता है, ठीक है।
और उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कि इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट जी डी पी 4% GDP को कंट्रीब्यूट करता है ये. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग. इवन 1 मार्क क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि हाउ मच इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इन, हाउ डज इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वाज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. देखो आपको पता है कि अगर इंडिया, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ये एरिया में ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री क्यों है, ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है. ठीक है. उसके बाद महाराष्ट्र, सो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात अर्ली ईयर्स एक्सप्लेन इन 3 रीजन. तो एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और मेनली कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग एरिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. क्या है पहला? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. तो इसलिए आपको पता है कि आई मीन गुजरात में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में देखते हैं कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है, और दैट इज़ द रीजन वाई इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया. दूसरा जो है फेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा है, सूटेबल है कॉटन के लिए. हमें क्लाइमेट फ्रोस्ट फ्री 363 डेज चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो फिर बेकार हो जाएगा. तो वही हम इसमें देते हैं, क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए. तो जनरली क्लाइमेट फेवरेबल होने से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे कंसंट्रेट ज़्यादा करता है. उसके बाद एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, पोर्ट वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे. सो हम बना के सीधा फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड रिक्वायर कैपिटल इज ऑल्सो अवेलेबल. कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बोला हुआ कि बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, और वो सारे का कैपिटल जो है वहाँ पे जो रिच लोग हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनके पास अप्रोच किया जाए तो. ठीक है. सो कैपिटल हो गया. वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो अगर मान लो जो भी सामान फैक्ट्री में बनता है उसे मार्केट में लाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका डेवलप ट्रांसपोर्ट है. जो सामान खेतों में उगाया जाता है उसे मार्केट में लाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको रोड चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए. सो ऑल दीज जो है वो को ध्यान में रखा जाता है कि ये सब चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है. देन ओनली वी ट्राई टू सेटअप इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो नाउ लेट नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe 3 major problem faced by weaving and processing sector in the cotton industry, cotton textile industry. weaving और प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम कपड़े को बुनते हैं, उन सारे सेक्टर को किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वीविंग सेक्टर को किस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर. फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन द फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट. तो ये बिखरा हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्शन होता है इसका. तो धागा कहीं और बन रहा है, स्पिनिंग कहीं और हो रहा है, कॉटन कहीं और उग रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम है. उसके बाद पावर सप्लाई जो है वो इरेटिक मतलब होता है, रेगुलर नहीं है. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है. मशीनरी जो होता है वो पुराना और आउटडेटेड हो गया है. लेबर है लो प्रोडक्टिविटी. लेबर आमतौर पे स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, और उनका प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन जो है पर लेबर का वो कम है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसेस फिफ्थ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मजबूत होता है, एंड तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका हैंडलिंग भी आसान होता है, वॉशिंग भी आसान होता है, और दे इवन लॉन्ग लास्टिंग होता है. तो इसकी वजह से पीपल प्रेफर सिंथेटिक फाइबर देन दैट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई ये इसकी एक प्रॉब्लम है उसका. मच ऑफ द हाई क्वालिटी इज नॉट used, much of the high quality not used by our weavers as it is exported. तो जितने भी यान होते हैं, यान मतलब धागा जो होता है वो हाई क्वालिटी का जो धागा होता है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि अच्छा फॉर्मेशन अर्न करते हैं, और हमारे वीवर्स के लिए जो उतना हाई क्वालिटी का जो यान है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है. ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है डिस्कस द, ठीक है, सो समझ में आ गया हमें. नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कैसे इंडिया में शुरू हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई. सो याद रखना वेयर वाज द फर्स्ट मिल आयरन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुआ था, मुंबई में हुआ था. 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है इसमें. नेक्स्ट है एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 1798 कॉटन टेक्सटाइल मिल एंड देयर प्रोडक्शन इज अबाउट 2365 करोड़ ऑफ मीटर. तो यानी हम वी ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, और उसी के बारे में बताया हुआ यहाँ पे. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द कंट्रीज
कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री, उसमें से एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आता है, ये भी उसका ग्रोथ का कारण है। इट कंट्रीब्यूटेड अबाउट 20% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो कॉटन टेक्सटाइल होता है टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 20% कपड़ा बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सब में एम्प्लॉयमेंट लिखना है। उसके बाद इंडस्ट्री प्रोवाइड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लॉन्च्ड लाइवलीहुड टू कॉटन बॉल प्लकर्स हो गए, वीवर्स हो गए, एंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। तो इस तरह हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाइवलीहुड, जीने खाने का सहारा मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्कस करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल। अब हम जूट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा, अब जूट के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा फैक्टर होता है जूट मिल को सेटअप करने में। क्यों 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 ज़्यादातर जो जूट मिल है वो दैट इज़ सेटअप अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। गंगा को हम हुगली बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, और उस रिवर के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं। कौन है, ठीक है। सो अब देखते हैं 5 फैक्टर्स फॉर द। पहला जो प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जहाँ जूट प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे फैक्ट्री लगाते हैं, इससे आसान होता है ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा है कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ पे सस्ते मिले वहाँ पे हम लगाते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे या सामान को कैरी करने में। द गुड्स नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे, वाटरवेज भी ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। आपको पता है कि हम ये प्लांट होता है जूट का, ठीक है, हम इसको कट करते हैं, कट करके मेक इट बंडल, और इसको हम कहीं डुबा के रख देते हैं जूट को, और फिर तो इसलिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है जूट को प्रोसेस करने में। चीप लेबर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि है वहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से। दोज हु गो एंड वर्क इन कैलकाटा। Kolkata being a largest urban center provide banking, insurance and post facility for export on the goods। तो ये भी एक एडवांटेज है कि कोलकाता जो है एक तरह से बड़ा सिटी है जहाँ पे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज़, पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया आर सेटअप इन बंगाल ओनली, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल में है। ये क्वेश्चन है ना, था ना हमारा कि हुगली रिवर के आसपास क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपको स्टेट द चैलेंजेस फेस पे जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री का क्या क्या चैलेंजेस है या क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक तो द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर जूट इज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू जूट इंडस्ट्री। आमतौर पर आपको पता है कि सिंथेटिक जो होते हैं वो जैसे आजकल के पर्दे वगैरह होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। जब से इन्वेंट हुआ है ये, क्योंकि ये आसानी से हम इसको तो हमने इसमें देखा यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी जूट इंडस्ट्री स्टिल चैलेंजेस। तो पहला ये है कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आने की वजह से टफ कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से जो जो जूट के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे होते हैं, क्योंकि सिंथेटिक जो होते हैं सिंथेटिक उसको हैंडल करना, वॉश करना, ये सब बहुत आसान होता है और बहुत ड्यूरेबल भी होता है। तो ये एक कंपटीशन है। दूसरा बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हम अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश बहुत अच्छा इंडिया को कॉम्पीट करता है और उनका सामान ज़्यादा बिकता है और हमारा सामान उतना अच्छा नहीं बिकता है। तो ये 3 प्रॉब्लम थे स्पेशली जूट इंडस्ट्री के लिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। उसके बाद दूसरा है कि प्रोडक्ट, जूट इंडस्ट्री प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज़ लाइक जूट बैग हो गया, रोप्स हो गया, आई मीन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ जो हमें जूट इंडस्ट्री से मिल जाता है, ठीक है, जूट बैग रॉप वगैरह। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में। और नेक्स्ट है हमारा कि प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं और इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री हर जगह लगाया जाता है जूट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज, बिकॉज ऑफ दैट जूट इंडस्ट्री हैज़ बिकम मोर पॉपुलर नाउ। एंड फाइनली द growing concern for environmental friendly biodegradable material has once again upon। तो पहले जो था थोड़ा सा हम इतना कोशिश नहीं थे,
लेकिन अब हम ज़्यादा कॉशियस हो गए एनवायरनमेंट को लेके, और हमें लगता है कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है ये केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं और जल्दी डिग्रेडेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जूट प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे कि ये सारी चीज़ आसानी से डिग्रेडेबल हो और इको फ्रेंडली हो। सो ये भी इसकी वजह से भी जूट का जो डिमांड है पहले के मुकाबले बढ़ गया है। ठीक है। सो वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया, तो ये है रिसरा जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल में है, और दूसरा 1859 में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हो गया तो आपको पता है कि इंडिया 1947 में पार्टीशन हो गया था। ठीक है, ये पाकिस्तान अलग चला गया था, इधर बांग्लादेश जो है वो भी अलग हो गया था। तो इससे हमें हमें कौन सा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। सो आफ्टर पार्टीशन 1947 द जूट मिल रिमेन इन इंडिया। मिल तो इंडिया में रह गए लेकिन एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेंट टू पाकिस्तान। सो दिस रियली प्रोड्यूस ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन, कैसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि नेम द रिवर बेसिन वर द जूट इंडस्ट्रीज आर कंसनट्रेटेड। तो हुगली रिवर में बताया, गंगा को हुगली बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, और उस पर ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है वाई आर शुगर मिल कंसनट्रेटेड इन 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 सिस्टर प्रोडक्शन एरियाज। सॉरी, why are sugar mill concentrated in the sugar producing area? Explain any three problem faced with the sugar industry in India। तो कौन से 3 प्रॉब्लम है शुगर इंडस्ट्री, और क्यों शुगर इंडस्ट्री जो आमतौर पर वहीं प्रोड्यूस करता है जहाँ पे शुगर शुगर केन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री आर कंसनट्रेटेड इन द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे शुगर केन हो गया, यूज बाई दिस इंडस्ट्री आर बल्कि भारी होता है। जो रॉ मटेरियल होता है शुगर केन वो भारी होता है, तो ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है इसकी वजह से भी। और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुगर केन, तो इसलिए कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट को कम करने के लिए आमतौर पर शुगर इंडस्ट्री होता है वहीं प्रोड्यूस होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, सो शुगर इंडस्ट्रीज दे आर कंसनट्रेटेड इन द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है, सो द प्रॉब्लम फेस बाय शुगर इंडस्ट्री क्या है कि ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, पहले के मुकाबले पहले, सो द नीड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बगास। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट बता रहा था आपको मैं कि क्या हो गया यार, तो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन मेथड जो है पुराना है और इनएफिशिएंट है जो कि प्रोडक्टिविटी कमाता है। सेकंड है डिले इन ट्रांसपोर्टिंग, जो हम शुगर केन जो होता है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में डिले होता है, उसकी वजह से सुक्रोज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, सूख जाता है, और सो इतना ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है द नीड टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ बगासेस, जो हम शुगर केन से सुक्रोस निकालने के बाद जो बच जाता है वो बगासेस होता है, उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए इंडिया में, ये भी एक कारण है। एबव ऑल सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, और दूसरी बात है कि लोग इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि साल में 2 से 3 महीना काम होता है इसके अंदर, बाकी ऑफ रहता है। सो दैट इज अनदर रीजन वाई इन इंडिया शुगर की इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, और क्यों महाराष्ट्र में है मैं नहीं बता दिया, वाई शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया, शुगर मिल हम वहीं पे बनाते हैं क्योंकि शुगर केन का रॉ मटेरियल होता है बल्कि होता है, हैवी होता है, और ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा लग जाते हैं, तो कॉस्ट को बचाने के लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट है द शुगर मिल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। क्यों शुगर मिल जो था पहले ज़्यादातर यूपी में हुआ करता था, लेकिन अब जो हम देखते हैं कि ये शिफ्ट हो रहा है वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? सो इन रिसेंट ईयर देयर इज ए टेंडेंसी अमंग द शुगर मिल to shift and concentrate in the southern and western state, especially Maharashtra, because of the following reason। क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शुगर केन द शुगर प्रोड्यूस हियर हैज ए हाइयर सुक्रोज कंटेंट, यहाँ पे जो शुगर केन होता है उसका सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड दस यील्ड हाइयर क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि सुक्रोज कंटेंट, अगर मान लो जूस शुगर केन से ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा। आमतौर पे महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया का शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी, और वहाँ पे कूलर क्लाइमेट है तो क्रशिंग पीरियड जो होता है वो हम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि वहाँ पे शुगर केन हार्वेस्ट हुआ तो यूपी वगैरह में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम देखते हैं कि विद इन ए वीक और सो उसको क्रश करना पड़ता है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में यू कैन टेक मच लॉन्गर पीरियड क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट कंपेरेटिवली कूलर होता है। और तीसरा जो है शुगर मिल आर बेस्ट सूटेड फॉर द
कोऑपरेटिव दैट आर मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट्स। कोऑपरेटिव जैसे अमूल कोऑपरेटिव है, मदर डेयरी कोऑपरेटिव है, उसी तरह से साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और उनके कोऑपरेटिव के अंदर शुगर मिल जो है बेटर वे में सक्सेसफुल है। सो दैट इज अनदर रीजन वाई शुगर जो है शुगर केन प्रोडक्शन जो है साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडियाज पोजीशन इन द शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, सेकंड है और शुगर केन, और देखो और फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खानसारी, जो हम खाते हैं यहाँ पे गुड़ और खानसारी जो होता है उसमें इंडिया फर्स्ट है। ठीक है, वाई द आयरन स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, ये भी है यहाँ पे। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट है क्यों हम बेसिक बोलते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड अपॉन ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। तो जो भी चीज़ आयरन स्टील जो भी इंडस्ट्री है इंडिया में, उनको मशीन जो बनाया जाता है उसके लिए आयरन स्टील पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आयरन स्टील को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। कोई भी मशीन जो आप आयरन स्टील से बनाते हो, सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। उसको स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, आई मीन ब्रिज बनाना है, रेलवे बनाना है, इसके लिए भी चाहिए, डिफेंस के लिए चाहिए, मेडिकल, टेलीफोन, साइंस, तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग दैट वी नीड टू प्रोड्यूस वी नीड आयरन स्टील। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ, तो आपको इसमें लिखना है कि अगला क्वेश्चन यही है कि कोई भी कंट्री का कितना ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है उसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंट्री डेवलप है नहीं है। चाइना वगैरह, अमेरिका वगैरह बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करते हैं, सो दीज कंट्री आर डेवलप जनरली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला कि कैसे हम इसको कैसे हाउ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं पहला कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज ए इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। एक तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में आयरन एंड स्टील रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस कंट्री में ज़्यादा आयरन का कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगा। सो सेकेंड है ऑल द अदर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन इट। आपको पता है आयरन स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा आयरन स्टील प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, तो वो कंट्री ज़्यादा दूसरा इंडस्ट्री डेवलप होगा वहाँ पे। सो इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस, ये सब चीज़ के लिए, ब्रिजेज बनाने के लिए, शॉप्स, हाउसेस, तो आयरन की जरूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आयरन यूज हो रहा है यानी कि ये सारी चीज़ इतना डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ इतना बनाया जा रहा है कंट्री में, प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है थर्ड है व्हीकल कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ, तो गाड़ियाँ भी होती हैं, वो भी बनती हैं इससे। स्टील इज रिक्वायर इन मैन्युफैक्चरिंग वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक बाइसिकल के लिए, फैन, फर्नीचर, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ यूज होता है। इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी, ऑल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आयरन। तो जितने भी सारे, चलो ठीक है, ये बताया मैंने कि बहुत सारी चीज़ इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर का मैप बनाते हैं, तो ये यहाँ पे आपका झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू है, तो ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री यहीं पे कंसंट्रेट है। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, पहला आयरन स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज विच आर अवेलेबल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये सारे रॉ मटेरियल है, एक तो आयरन चाहिए, इसके साथ लाइमस्टोन भी चाहिए हमें, मैग्नीज चाहिए जो कि यहाँ पे आसपास मिलता है, एंड दैट इज़ वाई इस एरिया में कंसंट्रेट है। ठीक है, गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे फैसिलिटी भी है यहाँ पे, बहुत सारे रेलवे है, रोड फैसिलिटी है, पोर्ट है, तो ये भी एक तरह से फ़ायदेमंद होता है, एंड दैट इज़ द रीजन वाई आयरन स्टील इंडस्ट्री है कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। रिवर जो होता है चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नियर टू द सिटी कोलकाता से हम उनको बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फाइनेंस, ये सब फैसिलिटी आराम से मिल जाता है। तो कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, वहाँ पे ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। सो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से हम देखते हैं कि ईजिली लेबर भी मिल जाता है। एंड यही कारण है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो आपका यहाँ पे सेटअप है, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू, यानी कि इस एरिया में। हम अगर इस एरिया को, स्टेट का नाम झारखंड हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया,
यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, इन सारे एरिया में ज़्यादातर आयरन स्टील है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हर इंडस्ट्री का अपना कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। देखते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री का क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। देखो कोकिंग कोल जो होता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, जो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर को मेल्ट करके और उसको अपने शेप देने के लिए काम आता है। सो उसका जो है इंडिया में सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो ये भी एक कारण है कि ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है लेबर एंगेज इन प्रोडक्शन है लो प्रोडक्टिव। हमारे यहाँ लेबर इतना स्किल नहीं है और इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है। ठीक है, नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है हर इंडस्ट्री का इंडिया में कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लेस। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए हर इंडस्ट्री में, लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री में वही पहले का टेक्नोलॉजी चल रहा है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसोर्स एलोकेशन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो हर चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें पैसा एलोकेट करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा एलोकेट किया था वो बहुत कम होता है, एंड ये भी एक कारण है कि इंडिया आयरन स्टील इंडस्ट्री फेस कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मिनी स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है और मिनी स्टील प्लांट, मिनी में तो छोटा होता है। ठीक है, सो ये तो हमें पता है मिनी स्टील में छोटा है, और इंटीग्रेटेड में तो होता है कि ऐसा आयरन स्टील प्लांट जो कि हर एक ही कैंपस में सब कुछ होता है। सो उसको बोलते हैं बड़ा स्टील प्लांट। सो देयर आर लार्जेस्ट स्टील प्लांट, ये स्मॉलर होता है। सो दीज प्लांट्स यूज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील। बेसिक रॉ मटेरियल मतलब आयरन ओर यूज़ करते हैं ये लोग रॉ स्टील बनाने के लिए। दीज प्लांट्स यूज स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन फॉर मेकिंग। ये तो जो आई मीन बचे कुचे यूज किए हुए आयरन के प्रोडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप आयरन, उसको यूज़ करते हैं ये बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। ठीक है, रिसाइकिल करके जो यूज़ किया होता है। दी प्लांट्स यूज ब्लास्ट फर्नेस। ये बहुत बड़ा फर्नेस होता है जो कोल से यूज़ किया जाता है, कोयला हाई टेम्परेचर पे, तो वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं होते, इनका मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक और इंडक्शन फर्नेस करते हैं। सो क्योंकि इनका कैपेसिटी कम होता है इसकी वजह से। दे आर यूजुअली कंसनट्रेटेड इन द नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे कि रॉ मटेरियल मार्केट और ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। लेकिन ये लोग जो होता है ऐसा नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है और लोकल नीड और लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। नेक्स्ट आता है इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल। देखो हम इंडिया एक बहुत आई मीन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता पे हम अभी भी वहाँ तक नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं। ऐसा क्यों है? एनी 3 मेजर्स टू गेट। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपना फुल पोटेंशियल तक पहुँच सकें? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। देखो अगर हम एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से अगर पैसा इंडिया में लगता है तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। लिबरलाइजेशन में तो अपने इकोनॉमी को हम लिबरलाइज करते हैं, जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री पहले के मुकाबले बूस्ट हो सकता है। सेकेंड है रिसोर्स नीड टू एलोकेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ऐड। हमें और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देन वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर सप्लाई ऑफ कोकिंग कोल, एक तो जिसकी कमी है वो हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलर सप्लाई करना पड़ेगा, ये भी एक जरूरी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नीड टू बी इंक्रीज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। तो हमें लेबरों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देना पड़ेगा, जिससे कि वो पहले के मुकाबले बेटर प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी बात है कि आई मीन एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि हम रॉ मटेरियल आसानी से पहुंचा सकें फैक्ट्रियों तक, और जो बन रहा है उसको मार्केट तक पहुंचा सकें। और फाइनली मोर डोमेस्टिक डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील हैज़ टू बी इंक्रीज। तो हमारे यहाँ जो है जो पर कैपिटा डिमांड है आयरन का, वो आयरन स्टील का वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्री। सो दिस ऑल्सो नीड टू बी इंक्रीज सो दैट मोर एंड मोर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन द आयरन इंडस्ट्री। तो मैंने ऊपर बता रखा, वैसे तो आयरन ओर यूज होता है एक, तो पहला कोकिंग कोल होता है,
लाइमस्टोन होता है। ये सारे चीज़ किस रेशियो में होता है? 4:2:1 की रेशियो में। सो इसको याद रखना कि आयरन 4:, कोकिंग कोल 2 और लाइमस्टोन 1 का रेशियो में यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड स्पॉन्ज आयरन। तो इंडिया रैंक 9th है, बहुत आई मीन हमसे 8 कंट्री ऊपर हैं, ठीक है। और स्पॉन्ज देखो, क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, लेकिन इसमें हम फर्स्ट आते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील कितना है? ओनली 32 kg है, जो कि कम है। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड टिस्को मार्केट देयर प्रोडक्ट। तो मार्केट मतलब कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे सेल करते हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट स्टील प्लांट्स हैं उन लोग, तो इनके लिए जो है सेल है, क्या है? SAAIL, सेल में तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये लिखो, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये करता है सारा मार्केटिंग और सेल वगैरह। टिस्को मार्केटेड प्रोडक्ट थ्रू टाटा स्टील, और टिस्को प्राइवेट सेक्टर में है, टाटा का प्रोडक्ट है, और ये भी स्टील प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो है वो टाटा स्टील के थ्रू अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील चाइना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है। सो हम देख नेक्स्ट है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। सो देखते हैं हम इसमें इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आता है। विच 2 प्राइम फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। सो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर की ज़रूरत होती है? तो पहला है तो रेगुलर एंड चीप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दोनों चीज़ जरूरी है, रॉ मटेरियल भी मिलना चाहिए रेगुलर, और चीप और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरत है, दो। सो सिंस बॉक्साइट इज वेरी बल्की डार्क रेडिश colored rock, the industry is located near the source of raw material. सो याद रखना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम। सो इम्पॉर्टेंट है कि विच व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इंडस्ट्री नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर टन ऑफ ओर। तो 1 टन ओर को से एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो दैट इज द रीजन वाई वी नीड टू हैव रेगुलर एंड चीप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्युमिनियम, नेम द प्रोडक्ट इन विच एल्युमिनियम इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, उसका डिस्क्राइब द रोल ऑफ बॉक्साइट इन एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। 3 क्वेश्चन है। पहले कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एल्युमिनियम एक लाइट है, रेसिस्टेंस टू कोरोसन, जंग नहीं लगता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड हीट एंड मेलेबल, इसको पिघलाया जा सकता है, ठीक है। सो इट बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद द अदर मेटल। जब एल्युमिनियम को दूसरे मेटल के साथ जब मिक्सअप कर देते हैं तो ये एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ यूज इन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, स्टील की जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो ये है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है। नेम द एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन ओडिशा। सो नैल्को एंड बैल्को, याद रखना उड़ीसा में कौन सा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। केमिकल इंडस्ट्री का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला है कि इट इज़ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इन नेचर। एक तो है कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट में ग्रो हो रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज़ वेरी कॉल्ड डाइवर्सिफाइड, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट 3% ऑफ GDP। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 3% ऑफ टोटल इनकम में ये कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइड 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड। सो ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट कंटेन बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो बड़े बड़े प्लांट भी है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। देयर हैज़ बीन रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। सो ये 2 तरह के केमिकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज मोर वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादातर फैला हुआ है। वाइल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट, ठीक है। सो आमतौर पे
जो ऑयल रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट होता है ना, जब हम क्रूड ऑयल से बाकी सारी चीज़ निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है, उससे हम केम उस उसी उसको यूज़ करता है केमिकल इंडस्ट्री, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्या है इन दोनों का डिफरेंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एडेसिव चिपकाने के लिए जो होता है, पेंट, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, alkali soda ash used for making glass, soap, detergent. These industries are widely spread over the country. और ऑर्गेनिक केमिकल कौन कौन से थे, इट इंक्लूड पेट्रोकेमिकल विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाई इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, क्यों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हर जगह फैला हुआ है। सो केमिकल रिक्वायर फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर अवेलेबल थ्रू आउट द इंडिया, जो केमिकल जरूरत पड़ता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वो सब जगह मिलता है इंडिया में, तो इसलिए सब जगह फैक्ट्री खुला हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विच इंक्रीज डिमांड फॉर फर्टिलाइजर, और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद सब जगह डिमांड बढ़ गया है फर्टिलाइजर का, इसलिए उस डिमांड को मीट करने के लिए फैक्ट्रीज आर ओपन एवरीवेयर इन इंडिया। गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत स्टेप उठाया। देयर इज अ हाई डिमांड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो इंडिया में भी डिमांड है और दूसरे कंट्री में डिमांड है फर्टिलाइजर का, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वाइड स्प्रेड है इंडिया में। सो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट सिनारियो एंड नेसेसिटी फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई भी चीज़ बिल्डिंग वगैरह ब्रिज बनाने में सीमेंट की जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है। ये इट रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं बहुत बल्की होते हैं, लाइम स्टोन हो गया, चूना पत्थर, सिलिका हो गया, एल्यूमिनिया हो गया और जिप्सियम, ये सारी चीज़ होते हैं इसके रॉ मटेरियल में। सो याद करना हो कि ये सारे विच आर द रॉ मटेरियल दैट यूज टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। उसका कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर भी ज़रूरत पड़ता है हमें इसमें, चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमें। एट प्रेजेंट 128 प्लांट्स है, 332 माइनर प्लांट है और बड़े प्लांट 128 हैं। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल, सो अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया, सो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1904 में चेन्नई में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स के जो इंडस्ट्री है वो क्या फैक्टर जिसकी वजह से ये इसका बढ़ना शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले 1993 से 1991 से पहले सिर्फ हम कुछ गाड़ियाँ बनाते थे, बट 1991 के बाद इंडिया अडोप्ट कर लेता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद ये इंडस्ट्री पहले के मुकाबले बेटर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि बाहर से टेक्नोलॉजी और पैसा लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो लेट दिस इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस manufacture different types of cars, the alignment of industry with the global development। तो हमने इसको एक्चुअली कनेक्ट कर दिया ग्लोबल डेवलपमेंट से, जो भी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में आ रहे हैं इंडिया में भी आ रहे हैं, और दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। वाटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। एक तो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो होते हैं प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए एक तरह से ये सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करता है, और हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी, अब बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है ये फास्ट डेटा हाई डेटा कम्युनिकेशन से। देयर आर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ट्रांजिस्टर बनाता है, सेट है, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया था, कंप्यूटर, मेनी अदर इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। 31 अप टू 31 मार्च 2005 द इंडस्ट्री हैज़ एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पीपल, सो हाँ ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें विमेन का ज़्यादा, देखो द नंबर इज एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज इन 8 फोल्ड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर, तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में बढ़ा होगा। इट इज़ इनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वेमेन है।
और ये हमें फॉरेन एक्सचेंज हेल्प करने के लिए हेल्प करता है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, क्योंकि इट इज़ ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग, बीपीओ में तो कॉल सेंटर, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री का कॉल सेंटर इंडिया में खुला हुआ है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई इट इज़ लीस्ट कॉस्ट नोन एज, वाई इज द लीस्ट कॉस्ट नोन एज डिसीजन मेकिंग फैक्टर फॉर आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। लीस्ट कॉस्ट मतलब हमें आमतौर पे इंडस्ट्री वही लगाना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लीस्ट कॉस्ट इज द की फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री टेंड टू बी लोकेटेड एट ए प्लेस वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट ए लो कॉस्ट। ठीक है, सो इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नेम द इंडस्ट्री विच यूज ए लाइम स्टोन, तो सीमेंट इंडस्ट्री करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर, सो नेम द इंडस्ट्री विच यूजेज लाइम स्टोन एज इट्स मेन रॉ मटेरियल। ठीक है, सो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो यूज करता है लाइम स्टोन एज इट्स मेन रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर द वाटर पॉल्यूशन, सो हमने बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, सो पता होगा आपको वाटर पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उसको हम डिस्चार्ज करते हैं, तो दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन occurs when the hot water from factories and thermal power plant are drained into river। जब थर्मल पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब गर्म हॉट वाटर होता है जो कि फैक्ट्रियों से रिलीज किया जाता है और आई मीन रिवर्स में, तो उससे थर्मल पॉल्यूशन होता है, एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। रेन वाटर परकोलेट into the soil carrying the pollutants to the ground and loading the contamination of ground water। तो जो भी ग्राउंड पे पॉल्यूशन होता है वो रेन वाटर को कैरी करके नीचे तक ले जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। लार्ज द मेजर इंडस्ट्रियल कॉज इंडस्ट्री कॉजेज वाटर पॉल्यूशन आर पेपर पल्प इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री जो होते हैं वाटर को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। क्या मेजर्स हमने उठाया उसको कंट्रोल करने के लिए? मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग और रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर स्टेज। ठीक है, हम उसको वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा पानी हार्वेस्ट करके रख सकें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूटेड वाटर जो है वेस्ट वगैरह को पहले ट्रीट करते हैं देन उसको रिलीज करते हैं। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ये भी एक है, ठीक है। सो इस तरह से हमने पानी को पोल्यूट करने से बचाया। लैंड डिग्रेड कैसे होता है ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। वेस्ट लाइक गैसेस, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पैकेजिंग सॉल्ट, ये सब चीज़ मिक्सअप होता है लैंड में। मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट दैट सेटल डाउन ऑन द लैंड एंड मेक द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जो माइनिंग इंडस्ट्री है, ग्राइंडिंग हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, यहाँ से डस्ट जो होता है वो सेटल हो जाते हैं एंड दे ऑल्सो कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन। पेड़ कटने की वजह से भी हो रहा है। सो कुछ मेथड्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हाउ इज इंडस्ट्रियल यूनिट पोल्यूट एयर। सो एयर पोल्यूशन का कारण लिखना आपको, यू कैन गो थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट है हाउ डज इंडस्ट्री पोल्यूट एनवायरनमेंट, ऊपर वाला ही पूरा लिख देना तीनों। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया गया है, सो यू कैन गो थ्रू, जो आपको पहले पढ़ रखे हुए आता है। एक्सप्लेन 3 phases इन विच द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन। तो ये 3 है। और फाइनली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस कंट्रोल काउंसिल बीन सेटअप। Explain the proactive approach adopted by National Thermal Power Corporation for preserving natural environment। कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो इसको, 5 पॉइंट हैं। एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी, ठीक है। सो 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी अडोप्ट किया गया था
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना एक ऑब्जेक्टिव था इसका, बेटर क्वालिटी ऑफ जूट प्रोड्यूस करना ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव था, और हायर यील्ड पर हेक्टर एंड बेटर प्राइस फॉर द जूट, तो पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना और जितना प्राइस मिल रहा है उससे अच्छा प्राइस मिलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।